सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था और रंगून की सड़कें और गलियां खामोश और वीरान थीं। ये रास्ते मेरे लिए नए नहीं थे। मेरे कदम नेशनल और कैप्टन मलक के दोस्त मिस्टर और मिसिज लीवस के फ्लैट की तरफ उठ रहे थे। मैं जापानियों के जंगी कैंप से भागा हुआ कैदी था। पकड़ा जाना सिर्फ मेरी ही नहीं, मुझे पनाह देने वाले की भी मौत का परवाना होता। रंगून में जापानियों के जासूसों का जाल फैला हुआ था। ज्यादातर हिंदुस्तानी लोग जापानी कब्जे के बाद बर्मियों की लूट मार से बचने के लिए रंगून छोड़कर बंगाल की तरफ पैदल कूच कर चुके थे। मिस्टर लीवस एंग्लो इंडियन थे, इसलिए वो महफूज रहे। मेरे जहन में कशमकश चल रही थी, क्या ये लोग मुझे पनाह देंगे? जापानियों की कैद से फरार शख्स को पनाह देना दरअसल मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। उस जमाने में जापानी जरा से शक पर भी लोगों को गोलियों से उड़ा रहे थे। मिस्टर लीवस के दरवाजे पर खड़ा मैं यही सब सोच रहा था। फिर एक ख्याल ने हौसला दिया कि मिस्टर लीवस एक नेक दिल ईसाई हैं। मैंने उन्हें अक्सर महफिलों में इंसानों से मोहब्बत की बातें करते सुना था। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर मुकम्मल खामोशी थी और तीसरी दस्तक पर अंदर से मिस्टर लीवस की आवाज आई, कौन है? मैं खामोश रहा ताकि मेरी आवाज पड़ोसियों तक न पहुंचे। मिस्टर लीवस ने दरवाजा खोला, आंखें मलते हुए मुझे देखा। हैरत से उनका मुंह खुला और फिर चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अरे तुम, मिस्टर और मिसिज मलक कहाँ हैं? मैंने कई लोगों से पूछा, कुछ पता नहीं चला। आओ आओ, अंदर आ जाओ। वो अभी तक ये नहीं जानते थे कि मैं जापानी कैंप से भागा हूँ। वो मुझे कमरे में ले गए। मिसिज लीवस भी आ गईं और उन्होंने भी खुशी का इजहार किया और मलक साहब के बारे में पूछा। मैंने बताया कि मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो शाहजी वगैरह के साथ बंगाल की तरफ चले गए हैं। और तुम कहाँ थे? अब सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? मिस्टर लीवस ने पूछा। मैं एक लम्हे को झिझका की हकीकत छुपाऊं या बता दूं। फिर सोचा कि ये शरीफ और नेक नियत लोग हैं, इन्हें सच बता देना चाहिए। चुनाचे मैंने अपनी सारी कहानी शुरू से आखिर तक साफ साफ बयान कर दी। मिसिज लीवस ने अपने खावंद की तरफ देखा और मिस्टर लीवस गहरी सोच में डूब गए। मैं समझ गया कि अब मुझे यहाँ पनाह नहीं मिलेगी और मुझे कोई दूसरा ठिकाना तलाश करना पड़ेगा। मिस्टर लीवस ने सबसे पहले उठकर बाजार की तरफ खलने वाली खिड़की बंद की। उन्होंने मुझे अपने करीब सोफे पर बिठाया और बेगम को चाय लाने का कहा। मैं बेचैन था, अभी तक मैं उनका फैसला नहीं जान पाया था। मेरी उम्र छोटी थी और लोगों के चेहरों का हाल पढ़ने के फन से नावाकिफ। जब तक चाय नहीं आई, मिस्टर लीवस रंगून की बर्बादी, जापानी कब्जे और पुराने दोस्तों के बिछड़ जाने की बातें करते रहे। आखिरकार मिसिज लीवस चाय ले आई। मिस्टर लीवस ने चाय बनाई और प्याली मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर हामिद, डोंट वरी, हमसे जो हो सका तुम्हारे लिए करेंगे। मिस्टर लीवस का जुमला सुनकर मेरे दिल पर से बोझ उठ गया। मैंने जल्दी से कहा, बराए मेहरबानी मुझे किसी तरह रंगून से बंगाल की तरफ जाते किसी पैदल काफिले में मिला दें। मैं और कुछ नहीं चाहता। मिसिज लीवस ने प्याली में चमचा हिलाते हुए कहा, मगर माई बॉय, अब तो देर हो चुकी है। मिस्टर लीवस ने उनका जुमला मुकम्मल करते हुए कहा, जितने काफिले यहाँ से बंगाल की तरफ जा सकते थे चले गए हैं। अब तो चारों तरफ जापानियों का कब्जा है। वो किसी एक आदमी को भी रंगून से बाहर नहीं निकलने देते। और तुम उनकी कैद से भागे हो। वो तो तुम्हारी तलाश में शहर में जगह जगह छापे मारेंगे। मैं मायूस हो गया। मैंने कहा, मेरी वजह से आप परेशान ना हो, मैं चला जाता हूँ। मिस्टर लीवस ने पूछा, तुम कहाँ जाओगे? मैंने कहा, जहाँ अल्लाह ले जाएगा चला जाऊंगा। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, माई बॉय, इस बार जापानियों ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मैं ये नहीं चाहता। मैंने कहा, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत नाज़िल आए। मिस्टर लीवस ने चाय का हल्का सा घूंट भरकर प्याली मेज पर रख दी। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अक्सर बर्मी अंग्रेजों की गुलामी से निजात हासिल करने की खातिर जापानियों से मिल गए हैं। जरूर इस मोहल्ले में भी ऐसे बर्मी होंगे जिन्होंने मुझे आपके यहाँ देख लिया तो वो खबर कर देंगे। इस तरह मेरे साथ आपकी जिंदगियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। मिस्टर लीवस जरा सा मुस्कुराए, जेब से डब्बी निकालकर सिगरेट सुलगाया और कहा,
मैं तुम्हें अपने फ्लैट में नहीं रखूंगा। मैं उनके मुंह को तकने लगा। मिस्टर लीवस मेरी तरफ जरा सा झुके और वो कुछ कहने ही लगे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस्टर लीवस ने मुझे साथ वाले कमरे में जाने का इशारा किया। दरवाजे पर कोई बार बार दस्तक दे रहा था। मिसिज लीवस ने मेज पर रखी हुई मेरी प्याली नहीं उठाई थी और फिर मिस्टर लीवस ने दरवाज़ा खोला। मैं दूसरे कमरे में अलमारी के पीछे छुपा हुआ था। मेरे कान बाहर की आवाज़ें सुनने को बेताब थे और मैंने दरवाजे से कान लगाए हुए थे। सुबह हो रही थी। मेरा ख्याल था कि शायद दूध या अखबार वाला होगा जिसने दरवाज़ा खटखटाया है। मैंने दरवाजे की दर्ज से देख लिया था कि मिसिज लीवस ने मेज़ पर से मेरी प्याली नहीं उठाई थी, यानी उस वक्त मेज़ पर चाय की 3 प्यालियां पड़ी थीं, जबकि कमरे में चाय पीने वाले सिर्फ वो 2 थे। ये सुराग रसानी का एक नुक्ता था जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा था। दरवाज़ा खुला और एक छोटे कद का बर्मी सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मिसिज लीवस ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है थायोंग, सुबह सुबह कैसे आए? थायोंग कमरे में आ गया और उसकी नज़रें मेज़ का जायजा ले रही थीं। कहने लगा, साहब कोई मेहमान आया है सुबह सवेरे। तब मिस्टर लीवस को भी एहसास हुआ कि उन्हें कम से कम तीसरी प्याली मेज़ पर से उठा लेनी चाहिए थी। प्याली में अभी तक चाय पड़ी थी। लीवस ने बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, अरे नहीं थायोंग, मैं सुबह के वक्त चाय की 2 प्यालियां पीता हूँ ना। बर्मी ने मशकूक अंदाज में कहा, मगर साहब आप एक प्याली में भी 2 कप चाय पी सकते हैं। इस पर मिसिज लीवस ने तूर्श लहजे में पूछा, तुम किस लिए आए हो? अखबार का बिल तो हमने अदा कर दिया हुआ है। ये बात सुनकर बर्मी थायोंग मुस्कुराया। मैडम बात यह है कि एजेंट ने कहलवा भेजा है कि अब बिल की पेमेंट पहली की पहली हुआ करेगी। मिसिज लीवस ने बेरुखी से कहा, ठीक है, हम पहली को पेमेंट कर दिया करेंगे। थायोंग सलाम करके कमरे से निकल गया। दरवाज़ा बंद करके लीवस मेरे कमरे में आ गए। मैंने पूछा, ये मशकूक आदमी कौन था? मुझे इस पर शक है कि ये जापानियों का एजेंट लगता है। लीवस बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं तुम्हें आज ही सेल्सबुरिक्स के फॉर्म में पहुंचा दूंगा। वहां मेरा एक छोटा सा गैराज है, उसके साथ एक क्वार्टर भी है। तुम फिक्र ना करो, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। लीवस फ्लैट से चले गए और कुछ देर बाद टैक्सी ले आए। उस वक्त तक दिन निकल आया था और बाजार में लोगों की आमद और रफ्त शुरू हो गई थी। मैं फ्लैट से निकलकर टैक्सी में बैठ गया। लीवस मेरे साथ था और मैं पिछली सीट पर नीचे होकर बैठा था। टैक्सी रंगून के बाजारों से गुजरने लगी। हर चौक में जापानी सिपाहियों ने मोर्चे बना रखे थे, मगर वो चेकिंग नहीं कर रहे थे। सेल्सबुरिक्स शहर के शुमाल मगरिब में एक छोटा सा जंगल था, जिसमें एक काफी बड़ा फॉर्म था। लीवस उस फॉर्म का साबिक मैनेजर रह चुका था। ये नीम पहाड़ी इलाका था और टैक्सी ऊंची नीची पहाड़ी सड़कों पर चली जा रही थी। मुझे फॉर्म के अकबी दरवाजे से अंदर ले जाया गया। गैराज और क्वार्टर उसी तरफ बांस के ऊंचे और घने दरख्तों के झुंड के पीछे नशेब में थे। उसके नीचे एक पहाड़ी नाला बह रहा था। यहाँ कोई नहीं था और क्वार्टर और गैराज दोनों वीरान पड़े थे। गैराज पर ताला लगा था और लीवस ने ताला खोल दिया। अंदर बांस की एक खाट दीवार से लगी थी। तुम यहाँ कुछ वक्त गुजारो, मैं जब तक तुम्हारे यहाँ से निकलवाने का बंदोबस्त करता हूँ। बाथरूम पीछे क्वार्टर में है। नीचे पहाड़ी नाले का पानी साफ है। मैं तुम्हें सुबह शाम खाना पहुँचा दिया करूँगा, मगर यहाँ से बाहर गैर ज़रूरी तौर पर मत निकलना। ये खुशकिस्मती की बात है कि इस तरफ जापानी नहीं आए। मैं जाता हूँ, दोपहर को तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद लीवस चला गया। वो गैराज को बाहर से ताला लगा गया था, मगर उसकी एक खिड़की पीछे नशेब में क्वार्टर की तरफ खुलती थी। मैं कुछ देर बांस की चारपाई पर बैठा अपनी हालत पर गौर करता रहा कि क्या मैं कभी वापस अपने वतन पहुंच सकूंगा। फिर उठकर खिड़की का थोड़ा सा पट खोला और नीचे नशेब में बहते पहाड़ी नाले को देखने लगा। मेरा शक गलत नहीं था। बर्मी अखबार वाले ने मुखबरी कर दी थी। मैंने देखा कि 2 फौजी गाड़ियां जिनमें जापानी सिपाही सवार थे, बड़ी तेजी से नाले का ब्रिज पार करके गैराज की तरफ बढ़ रही थीं। मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार कर दिया और वक्त बहुत कम था।
जो ही फौजी गाड़ियां एक जानिब मुड़ी, मैंने खिड़की में से नीचे छलांग लगा दी और लुढ़कता हुआ नाले की झाड़ियों में जा गिरा। वहां से उठा, नाले को पार किया और भागने लगा। अचानक पीछे से फायर आया और गोली मेरे सर के ऊपर से निकल गई। इसके बाद मशीन गन के बर्स्ट फायर होने लगे। मैं झुक गया और उसी हालत में दरख्तों के पीछे दौड़ता हुआ टीले की दूसरी तरफ उतर गया। मुझे एहसास था कि जापानी फौज ने सारे इलाके को घेरे में ले लिया होगा। मुझे किसी जगह छुप जाने की अशद जरूरत थी, क्योंकि मैं वहां से निकल नहीं सकता था। मुझे एक छोटी सी बुद्ध खानकाह दिखाई दी। गोलियां मेरे सर के ऊपर दरख्तों की शाखों को तोड़ती गुजर रही थीं और मैं खानकाह में घुस गया। एक बुद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध के मुजस्समे के सामने दो जानू बैठा इबादत कर रहा था। फिर उसने बड़ी पुरसुकून आंखों से मेरी तरफ देखा। मैंने घबराई हुई आवाज में अंग्रेजी में कहा कि जापानी मेरे पीछे आ रहे हैं, मुझे कहीं छुपा लो। फायरिंग की आवाज उस नेक दिल बुद्ध भिक्षु ने भी सुन ली थी। उसने हाथ के इशारे से मुझे अपने पीछे आने को कहा। मैंने देखा कि आगे दालान था और दालान के आखिर में एक तारीक जीना नीचे बाउली को जाता था। बाउली की दीवार में बुद्ध भिक्षु ने मुझे दालान के आखिर में मौजूद बाउली की दीवार में बनी फकीरों की गैलरी के नीचे छुपा दिया। जापानी सिपाही खानकाह में आ गए और उनकी बातों की हल्की हल्की आवाजें मुझ तक पहुंच रही थीं। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और खुदा ने मेरी मदद की और जापानी चले गए। थोड़ी देर बाद बुद्ध भिक्षु मुझे गैलरी से निकालकर एक छोटी सी नीम रोशन कोठरी में ले आया और यहाँ उसने बड़ी रवां अंग्रेजी में मुझसे कहा। मैंने भिक्षु बनने के बाद पहली बार झूठ बोला है, पर मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि ये झूठ मैंने एक इंसान की जान बचाने के लिए बोला है। मगर तुम ज्यादा देर यहाँ नहीं रहोगे। जापानियों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। हो सकता है उनका कोई जासूस खानकाह के आसपास मंडला रहा हो। मैंने कहा, फिर मैं क्या करूं, कुछ तुम ही मुझे मशवरा दो। मैंने अपनी सारी मुसीबत भरी कहानी उसे सुना दी थी। बुद्ध भिक्षु सोच में पड़ गया, फिर बोला, तुम्हें सर मुंडुआ कर भिक्षु जैसा हुलिया बनाना होगा और मैं तुम्हें जफरानी चादर भी दे दूंगा। मैं इनकार करने की पोजीशन में नहीं था। दूसरे ही लम्हे उसने उस्तरे से मेरा सर मोंड डाला और मुझे जफरानी चादर पहना दी। मैंने शीशा देखा तो लगा जैसे कोई भिक्षु लड़का शीशे में से मुझे देख रहा है। रंगून के सेल्स बुरिक्स वाले उस गुमनाम से पैगोडा और बुद्ध खानकाह में मैंने भिक्षु लड़के के भेस में सिर्फ 2 दिन ही गुजारे थे कि यहाँ भी मेरी मुखबरी हो गई और मैं पकड़ा गया। इस बार जापानियों ने मुझे कंपाली के जंगी कैदियों के कैंप में भिजवा दिया। ये बहुत बड़ा कैंप था जो जापानियों ने नीचे थाईलैंड की सरहदों के करीब समंदर किनारे जंगल के एक टुकड़े को साफ करके बनाया था। मैं 3 दिन तक कैदी ट्रेन के बंद डब्बे में सफर करता रहा। मेरे साथ कुछ और कैदी भी थे जिनका ताल्लुक बर्मी फौज से था। ये लोग बर्मा के मुख्तलिफ इलाकों से लाकर कंपाली कैंप की तरफ ले जाए जा रहे थे। उस जंगी कैंप के गिरद 2 दीवारें खारदार तारों की चली गई थीं। ये दोनों दीवारें 15-15 फीट ऊंची थीं और इनके दरमियान थोड़ी जगह खाली छोड़ दी गई थी जहां जापानी सिपाही गश्त लगाते रहते थे। और कैंप के चारों कोनों पर ऊंची मचाने थीं जिनमें जापानी मशीन गने लिए बैठे थे। उनके पास सर्च लाइटें भी थीं। रात को ये सर्च लाइटें गोल दायरे वाली रोशनी फेंकती जो आहिस्ता आहिस्ता घूमकर कैंप की दीवारों का चक्कर लगाती थीं। जंगी कैंप का सिर्फ एक गेट था जो बांस और दूसरी लकड़ी का बना था। उसके ऊपर भी एक बड़ी मचान थी जिसमें 3 मशीन गन्नों की नालियां बाहर को निकली हुई थीं। सख्त चेहरों वाले जापानी उस मशीन गन पोस्ट में हर वक्त मौजूद रहते थे। कैंप के अंदर जमीन से 3-4 फीट ऊंची लकड़ी की लंबी लंबी बैरकें बनाई गई थीं। बैरकों के नीचे जमीन खाली थी और आर पार देखा जा सकता था। हर बैरक में 20-20 कैदियों को ठोंस दिया गया था। लकड़ी के फर्श पर पुराने कंबल फेंक दिए गए थे। बस यही हमारा ओढ़ना बिछौना था। शाम के बाद अंधेरा होते ही सारे बैरकों की बत्तियां बुझा दी जाती और कैदियों को सो जाने का ऑर्डर दिया जाता। बैरकों के बाहर जापानी सिपाही राइफलें कांधों पर डाले गश्त लगाते और लकड़ी की दीवारों से कान लगाकर सुनने की कोशिश करते कि अंदर कैदी बातें तो नहीं कर रहे। कैंप की बाकी तमाम बत्तियां रोशन होती थीं। खारदार दीवारों के कोनों पर बड़ी बड़ी लाइटें सारी रात जलती रहतीं और गन पोस्टों में से रोशनी के गोल दायरे भी रात भर घूमते रहते।
दिन निकलते ही कैदियों को बैरकों के सामने कतारों में खड़ा करके रोल कॉल होती। तमाम कैदियों की नंबरों के हिसाब से गिनती की जाती। वहीं हमें काली कॉफी का एक मग और बासी डबल रोटी के 2 टुकड़े नाश्ते के तौर पर मिलते और हम वहीं बैठकर उसे जहर मार करते। उसके फौरन बाद कैदियों को मुशक्कत के लिए अलग अलग टोलियों में सख्त निगरानी में जंगल की तरफ भेज दिया जाता। जंगल में उनसे दरख्तों की कटाई करवाई जाती या जापानियों की फौजी सड़क के लिए पत्थर तुड़वाए जाते। चूंकि मैं 2-3 मरतबा फरार हुआ था, इसलिए मुझे कैंप से बाहर नहीं भेजा गया बल्कि अंदर ही मुझसे मशक्कत ली जाती। पहले कुछ दिन में बैरकों के सामने जमीन खोदकर हमवार करता रहा, फिर जापानी क्वार्टर गार्ड के आगे पड़े मलबे को एक बड़े गड्ढे में डालता रहा। मेरी 9 उम्री का जमाना था। बाद में जब मैंने कैदी कैंपों से फरार की फिल्में देखी तो मुझे बेइख्तियार अपनी कैद का जमाना याद आ गया। आज भी टेलीविजन पर दूसरी जंग अजीम की कोई ऐसी फिल्म देखता हूं तो मेरी पुरानी तल्ख यादें ताज़ा हो जाती हैं और यकीन नहीं आता कि मैं उस मौत के कैंप में से जिंदा निकलने में कामयाब हो सका था। दरअसल उसका सारा क्रेडिट उस लड़की साते को जाता है जो रंगून के सबसे बड़े बुद्ध मंदिर सूली पैगोडा की सीढ़ियों पर फूल बेचा करती थी और जो शहर पर जापानियों की पहली बमबारी के मौके पर ही मुझसे जुदा हो गई थी। कंपाली कैंप में कोई 2000 के करीब कैदी बंद थे। इनमें बर्मी, डच फौजी, अंग्रेज, इंडियन फौजी और रंगून के कुछ शहरी भी शामिल थे जिन पर जासूसी का शुबा था। दिन में 2 बार सुबह और शाम हमें बैरकों के आगे निकालकर एक्सरसाइज कराई जाती। जापानी राइफलें लिए चारों तरफ खड़े रहते। एक बार नलकों के नीचे कैदियों वाले लिबास समेत खड़ा करके गुस्ल दिया जाता और हम भीगे कपड़ों में ही अपनी बैरकों में वापस आ जाते। कैंप के अंदर हमें किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी और बैरकों में हम एक दूसरे से बात कर सकते थे, लेकिन उसमें भी ये खतरा था कि जापानियों ने अपने जासूस कैदी बनाकर हम में छोड़ रखे थे ताकि वो फरार का कोई मंसूबा मालूम कर सकें। दिन भर सख्त मशक्कत के बाद हम थक कर चूर हो जाते थे और बैरकों में आकर लकड़ी के शहतेरों की तरह बेसुध होकर पड़ जाते। दोपहर और रात को हमें थोड़े से मोटे उबले हुए चावल और घास पत्तों का शोरबा दिया जाता। किसी को शेव करने या सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं थी। रात का अंधेरा होते ही इर्द गिर्द के जंगल में सन्नाटा छा जाता। मैं बैरक की दीवार की दर्ज में से झांक कर बाहर देखता तो मुझे सिवाय सर्च लाइट की गर्दिश करती रोशनी के दायरे के और कुछ नजर ना आता। मेरी बैरक में ज्यादातर बर्मी सिविलियन और फौजी कैदी थे जो उर्दू बहुत मुश्किल से बोल सकते थे। एक रात में बैरक के फर्श पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था कि कैंप की खामोश फिजा एकदम मशीन गन्नों की फायरिंग से गूंज उठी। मेरे साथी कैदी भी जाग उठे। 4-5 मिनट तक फायरिंग होती रही और फिर हमें सुबह मालूम हुआ कि रात को 4 अंग्रेज कैदियों ने कैंप से फरार होने की कोशिश की थी। उनकी मशीन गन की गोलियों से उधड़ी हुई लाशें अभी तक कांटेदार तारों में उलझी हुई थीं। दूसरे कैदियों को इबरत दिलाने के लिए जापानियों ने उन लाशों को वहीं रहने दिया था। मेरे जहन में एक बार वहां से फरार का ख्याल आया था, लेकिन उन अंग्रेज कैदियों की लाशें देखकर मैंने ये ख्याल दिल से निकाल दिया। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।